हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या बाय ट्विंकल सर के क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग संसाधन एवं विकास का जो चैप्टर था हम लोग 3 पार्ट में पढ़े थे और आज हम चौथा पार्ट जो कि आज अध्याय फर्स्ट जो है कंप्लीट होगा। हम लोग पार्ट 3 में मृदा के बारे में जाने थे और आज भी जो कुछ छूट गया था, जो टॉपिक छूटा था मृदा में ही हम लोग 2 मृदा के बारे में, 2 प्रकार के मृदा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जलोढ़ मृदा और काली मृदा, जो कि पिछले कक्षा में पिछले वीडियो में। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह लाल एवं पीली मृदा के बारे में, अर्थात कहने का अर्थ है कि हम लोग तीसरा नंबर लाल एवं पीली मृदा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब ये लाल और पीली मृदा क्या है, तो सबसे पहले इसका विकास देखते हैं कि इसका जो लाल मृदा का नाम पड़ा है, इसका नाम कैसे पड़ा है। तो इसका नाम, इस मृदा में अधिक से अधिक क्या पाया गया, लौह अयस्क। लौह अयस्क इस मृदा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया गया है, तो लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका रंग लाल। पाया कहाँ जाता है, तो ये अधिकतर कौन सा क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गंगा मैदान के दक्षिणी छोर में ये पाया जाता है लाल मृदा। हमारे यहाँ झारखंड में भी इसका विकास है। तो सबसे ज़्यादा लाल मृदा ज़्यादा उपजाऊ शक्ति वाला मिट्टी नहीं होती है। इसका रंग पीला होने का कारण, क्योंकि यह जल योजन के कारण यहाँ इसका रंग पीली हो गई है। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं, हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब के क्षेत्रों में ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं और ये खनिज क्या करते हैं, तो पानी को अवशोषित कर लेते हैं और पानी के अवशोषित करने से उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। उस मृदा का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो लाल मृदा का इतना ही। अब आते हैं लेटेराइट, चौथा। लेटेराइट मृदा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लेटेराइट मृदा, यह जो है वह ग्रीक शब्दों से लिया गया है। यह ग्रीक शब्द कौन सा शब्द से, तो लेटर शब्द से। और लेटर का अर्थ होता है ईंट। लेटर का अर्थ होता है ईंट। सबसे पहले हम देखेंगे लेटेराइट मृदा पाई कहाँ जाती है। भारत का मैप हम एक ड्रॉ कर रहे हैं। यह है भारत का मैप। सबसे पहले लेटेराइट मृदा देखेंगे कहाँ पाया जाता है।
लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा बारिश, मानसून का आगमन, सबसे पहले कहा जाता है मानसून का आगमन अंडमान एंड निकोबार में होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है मानसून का आगमन, यहाँ से इधर बहुत बारिश होने के कारण, इधर बहुत बारिश होने के कारण, यहाँ पर बहुत बारिश होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी जो है वह अपर्दित हो जाती है, और अपर्दित हो जाती है तो यहाँ पर छोटे 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 पत्थर पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश होने के बावजूद क्या होता है, बारिश होने के बावजूद मिट्टी में जो बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं वह कंकड़ ऊपर 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 निकल आते हैं, और जो महीन कण होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, बहकर समुद्र में चले जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे कंकड़ पाए गए हैं यही लेटेराइट मृदा का निर्माण करते हैं। तो लेटेराइट मृदा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु के और यहाँ पर मेघालय के भी कुछ क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पर भी जानते हैं चेरापूंजी और मासिनराम, ये सब के क्षेत्रों में जब बारिश होती है, बहुत ज़ोर से बारिश होती है, तो यहाँ पर जितने भी महीन कण हैं वे बह जाते हैं, और वहाँ पर जो कंकड़ मिट्टी में पाए जाते हैं वह कंकड़ ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी लेटेराइट मृदा, और यहाँ पर कहने का अर्थ है कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक बारिश जहाँ होती है वहाँ पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। अब ये तमिलनाडु में लेटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा क्या है, पश्चिमी घाट है और इधर मेरा पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट के इधर मेरा बारिश होती है और पूर्वी घाट इधर तो बारिश ना के बराबर, लेकिन हाँ लौटता हुआ जब मानसून आता है तब यहाँ पर तमिलनाडु में क्या होता है, तो बारिश होती है ज़ोर से, और ज़ोर से बारिश होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तो लेटेराइट मृदा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले लेटेराइट मृदा का निर्माण कहाँ, तो उष्ण प्लस उपोष्ण दोनों जगह में, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में क्या होता है, लेटेराइट मृदा पाए जाते हैं। पहला। दूसरा है यहाँ पर क्या, तो लेटर का जो अर्थ है, लेटेराइट कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द, और इसका जो अर्थ होता है वह लेटर का ईंट होता है। जब ईंट होता है तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं वो क्या चीज़ के निर्माण में, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ईंट का निर्माण किया जाता है, और ये मृदा से अगर ईंट का निर्माण करते हैं तो ईंट वहाँ पर बहुत मजबूत भी होते हैं। दूसरा है, अब तीसरा आते हैं कि यहाँ पर क्या उत्पादन, कौन कौन सा क्षेत्र में, महाराष्ट्र, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद मेघालय में कौन से मृदा, तो लेटेराइट मृदा पाया जाता है। आगे आते हैं चौथा टॉपिक, इसमें क्या क्या उत्पादन, सबसे ज़्यादा काजू, सबसे ज़्यादा काजू, उसके बाद नारियल, ये सब सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं, क्योंकि काजू को भी चाहिए ज़्यादा पानी, नारियल को भी चाहिए ज़्यादा पानी, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर लगाए जाते हैं। उसके बाद यह जो मृदा है वह जब मृदा को अपर्दित करते जाती है तो यह मृदा क्या हो जाते हैं, यह मृदा ज़्यादा अम्लीय होते हैं।
यह मृदा ज़्यादा अम्लीय होते हैं। कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में, कर्नाटक और केरल, ये दोनों को क्षेत्र में क्या किया जाता है, तो ये दोनों के क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन, चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है लेटेराइट मृदा में। तो अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेटेराइट मृदा में क्या है, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र के, उपोष्ण और उष्ण के क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का निर्माण। लेटेराइट ग्रीक शब्दों से लिया गया है। लेटर का अर्थ होता है ईंट, और यहाँ पर इस मृदा का निर्माण सबसे ज़्यादा ईंट निर्माण में किए जाते हैं। और ईंट का निर्माण जब होता है तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ ईंट बहुत मजबूत हो जाते हैं। महाराष्ट्र जो कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और मेघालय के क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पर काजू और नारियल का उत्पादन बहुत ज़्यादा। मृदा यहाँ पर अम्लीय होती है, अर्थात 6 pH मान से भी कम होती है। कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ये था लेटेराइट मृदा। अब जो आगे आता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ये नाम सुनकर ही पता चल रहा है कि ये मृदा कहाँ पाए जाते हैं। ये मृदा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मृदा कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल। हमारे भारत में मरुस्थल कहाँ है, हम जानते हैं हमारे भारत में मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। तो 5वां आता है मरुस्थलीय मृदा। 5वां आता है मरुस्थलीय मृदा। सबसे पहले मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कैसे हुआ, हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान जो है वह सूखा क्षेत्र है। अर्थात क्यों है, तो यहाँ पर एक अरावली पर्वत है, और ये अरावली पर्वत होने के कारण यहाँ से जब मानसून उठता है तो यहाँ से मानसून इधर प्रवेश होता है, और यहाँ से अरावली पर्वत में न टकराते हुए, क्योंकि इसका जो है उस समांतर है, अर्थात मानसून के समांतर अरावली पर्वत का रहने के कारण ये मानसून आगे प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। और ये बारिश यहाँ पर नहीं हो पाती है, तो नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या हो गए हैं, तो सूखे पड़ गए हैं। और जब सूखे पड़ गए हैं तो यहाँ पर अंततः क्या चीज़ का निर्माण कर दिया है, मरुस्थल का निर्माण करता है। और जब मरुस्थल का निर्माण करता है तो वही क्या कहलाएगा, मरुस्थलीय मृदा। यह कहाँ पाया गया, तो यह राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है, राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब मरुस्थलीय मृदा में क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि मरुस्थल में क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा कैक्टस, उसके बाद नागफनी, ये सभी चीज़ जो कांटेदार होते हैं, कैक्टस भी कांटेदार, नागफनी भी कांटेदार। और ये जो कैक्टस और नागफनी है, ये दोनों का जड़ जो है मरुस्थलीय मृदा में ही बहुत अंदर तक, गहराई तक जाती है। क्यों पता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि मरुस्थल में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसका जो जड़ रहता है वह बहुत लंबाई तक रहती है। क्यों, क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं पाया जाता, वहाँ पर जल बहुत कम होती है। और जब बहुत कम होती है तो जड़ क्या सोचती है, जब मरुस्थल में रहते हैं जड़, तो जड़ सोचती है कि अब पानी का प्राप्त होगा, फिर और अंदर जाती है जड़, फिर सोचती है और फिर पानी का अंदर, फिर पानी फिर प्राप्त होगा, और अंदर जाने से और अंदर, फिर पानी का प्राप्त नहीं होता है, और अंदर सोचते 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 बहुत अंदर तक चली जाती है जड़, तब फिर अंततः उसको पानी मिलता है। माने अर्थात कहने का अर्थ है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जो जड़ें होते हैं, पेड़ पौधे के जो जड़ें होते हैं, वह अधिक गहराई तक जाते हैं। यहाँ पर सूखे होने के कारण क्या है, तो यहाँ पर जो पानी प्राप्त होता है वह कई नहर के माध्यम से होता है।
यही मरुस्थल में अनेक प्रकार के झील हैं, जैसे सांभर झील, और यही सांभर झील सबसे नमक भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो झील होते हैं वह बहुत खारे होते हैं। कहा जाता है कि हमारे भारत का जो खारे पानी का झील है वह सबसे ज़्यादा जो है वह उड़ीसा में चिल्का झील है, लेकिन जो दूसरा स्थान पर है वह मेरा कौन सा है, सांभर झील है। और यह सांभर झील जो है वह कृत्रिम झील है, कोई प्राकृतिक झील नहीं है, इसे मानव ने बनाया है। तो अब हम कह सकते हैं कि मरुस्थल में इतना खारा पानी क्यों पाया जाता है, अर्थात राजस्थान के क्षेत्रों में इतना खारा पानी क्यों पाया, क्योंकि वहाँ का मृदा कैसी है, तो वहाँ का मृदा मरुस्थलीय मृदा है। अब इससे जो आते हैं अगला मृदा, वह क्या है, पर्वतीय मृदा। आता है छठा, पर्वतीय मृदा। आता है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा नाम सुनकर ही पता चल रहा है कहाँ, तो ये सब के क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा। कहाँ, ये सब के क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा, पर्वत में पाए जाने वाले मृदा। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बारिश होती है और ज़्यादा बारिश बर्फ़ के कारण अधिकतर बारिश यहाँ पर होती है पर्वतीय मृदा में। और पर्वतीय मृदा जब हिमनद से जब नदी का प्रवाह होता है, यहाँ से जब नदी का प्रवाह होता है हिमनद से, तो यहाँ पर मृदा बहुत अपर्दित हो जाती है, मृदा को बहा कर ले जाती है। बहुत अपर्दित होने के बाद यहाँ पर जो है वह मृदा अपर्दित, और यहाँ पर पर्वत में थोड़ा ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहाँ पर पर्वत है और जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और जहाँ पर पेड़ पौधे की स्थिति ज़्यादा है, वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर पर्वत मृदा का अपर्दित क्षेत्र काफ़ी अधिक देखा जाता है। और यहाँ पर भी मानसून, अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ पर भी पेड़ पौधे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। पर्वत मृदा में ज़्यादा नहीं, इतना ही है। अब देखते हैं जो शुरू से हम लोग मृदा का पढ़ चुके थे, शुरू से मृदा को पढ़ चुके थे, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। कौन सी मृदा, कहाँ हम लोग देखे थे, हम लोग सबसे जो फर्स्ट में देखे थे वह जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का विस्तार हम लोग काफ़ी देखे थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखे थे जलोढ़ मृदा, जल के द्वारा ओढ़ा गया मृदा। इसमें से हम लोग बांगर और बांगर देखे थे कि पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर, नई जलोढ़ मृदा खांदर। इसमें से तराई क्षेत्र देखे थे, भाभर देखे थे, ये सब बहुत सारे चीज़ जलोढ़ मृदा में हम लोग देखे थे। उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर हम लोग पढ़े थे जलोढ़ के बाद काली मृदा। और ये काली मृदा में हम लोग देखे थे कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, लावा के फटने से हुआ है, लावा से हुआ है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बेसाल्ट चट्टान, काली मृदा में कौन सी चट्टान, बेसाल्ट चट्टान के निर्माण होने से काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा में क्या किया जाता है, इसमें से मुख्य जो फसलें थे वह कपास थे, और जो कपास थे वह हम कपास के नाम पर इस मृदा का अलग नाम पड़ गया था, काली कपासी मृदा भी कहते थे। इस मृदा का अन्य नाम था रेगुर मृदा भी कहा जाता था। यह मृदा कहाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, उसके बाद गुजरात के क्षेत्रों में देखे थे काली मृदा में। काली मृदा का निर्माण, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप के टकराने से क्या हो गया, यहाँ पे ज्वालामुखी फूटना चालू किया, और ज्वालामुखी फूटने से ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडा हुआ, मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा हुआ, चट्टान के रूप में परिवर्तन हुआ, वो बेसाल्ट चट्टान के नाम से जानते हैं। और वह बेसाल्ट चट्टान जो है धीरे धीरे अपर्दित होते होते और काली मृदा का निर्माण किया। इसके बाद अभी जो हम लोग देखे वह लेटेराइट मृदा, इसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम लोग देखें
लेटेराइट मृदा। उसके बाद हम लोग जो देखे लाल एवं पीली मृदा। इसके बाद जो हम लोग देखे मरुस्थलीय मृदा। इसके बाद हम लोग देखे पर्वतीय मृदा। ये हम लोग 6 मृदा देखें। अब हम लोग देखेंगे मृदा अपर्दन और संरक्षण कि मृदा अपर्दन कैसे होता है, तो संरक्षण भी किया जाए मृदा का। अपर्दित तो बहुत सारे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं हम बताए थे, पवन के माध्यम से, नदी के माध्यम से और हिमनद के माध्यम से मृदा का अपर्दन किया जाता है, होता है। तो जब होता है मृदा का अपर्दन, हम उसको बचाव कैसे करेंगे, अर्थात अभी हम लोग तुरंत देखें पर्वतीय मरुस्थल में, पर्वतीय मृदा में कि वहाँ पर हिमनद के माध्यम से मृदा का अपर्दित किया जाता है, अपर्दित होता है। तो अपर्दित कैसे अपर्दित को संरक्षित करें, तो अब हम लोग देखेंगे मृदा अपर्दन एवं संरक्षण। सबसे पहले मृदा अपर्दन कई कारणों से, जैसे अभी हम लोग जल के माध्यम से जब बहुत ज़ोर से बारिश होती है तो बारिश होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में मृदा को अपर्दित करते ले जाती है। बहुत ज़ोर से हवाएं चलते हैं, मृदा को उड़ाकर और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। हिमनद के माध्यम से मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, मृदा अपर्दन ही कहलाया। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग खनन करते हैं तो खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बावजूद मृदा को हम लोग अपर्दन कर देते हैं। ऐसे हम लोग कृषि का कार्य करते हैं तो कृषि का कार्य करने समय हम लोग को मृदा को अपर्दित कर देते हैं। जब हम लोग पशुपालन करते हैं, पशुचारण करते हैं तो पशुचारण के बावजूद भी हम लोग मृदा को अपर्दन करते हैं। कैसे, जब हम लोग पशुचारण करते हैं तो उसमें से बहुत सारे घास क्या होते हैं, तो घास पशु का चारा बनता है, और जब पशु का चारा घास बनता है तो उस समय घास क्या होते हैं, तो कई घास के जड़ उखड़ जाते हैं और उखड़ने के बावजूद बारिश होती है और फिर पूरा मृदा बहा कर ले जाती है। इस प्रकार से हम लोग देखें मृदा अपर्दन, हम लोग हल अगर अलग तरीका से अगर हम लोग चला रहे हैं तो उसमें से भी मृदा का अपर्दन होता है। कृषि का कार्य अलग अगर हम लोग अलग तरह से कर रहे हैं, हम लोग कृषि का कार्य में बहुत ऐसे रासायनिक खाद कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव करते हैं, मृदा अपर्दित हो जाती है। तो इन सभी कारणों से मृदा अपर्दन हो रहा है। जो पहाड़ अर्थात पठार से मृदा को बहा कर ले आ रही है नदियाँ, उसको रोकने के लिए या जो सीढ़ीदार नुमा खेती किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तो इन सभी को मृदा को अपर्दन को रोकने के लिए काम किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले बहता जल, बहता जल मृदा को काटते हुए वाहिकाएं का निर्माण करती है, तो उसे नलिकाएं कहते हैं।
ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है, उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि कहते हैं। यही उत्खात भूमि को इसी उत्खात भूमि को चंबल बेसिन में खड़ भूमि कहा जाता है। इसी उत्खात भूमि को चंबल बेसिन में खड़ भूमि कहा जाता है। ऊपरी मृदा जल के साथ घुलकर बह जाती है तो उसे चादर कहा जाता है। चादर कहा जाता है। जैसे कहने का अर्थ है, ये मेरा धरातल है, ये मेरा धरातल है और ये धरातल होने के खेत हैं। खेत होने के बावजूद बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। बारिश होने के बावजूद बहुत सारे यहाँ से मिट्टी के कण, यहाँ से बहुत सारे मिट्टी के आए और यहाँ दरार करते आए, यहाँ से दरार करते आए, इधर से दरार करते आए और ये मृदा क्या होते गया, इधर से बहते गया, इधर से बहते गया और इस प्रकार से बहने के बावजूद जल के साथ साथ मिट्टी का भी बहाव होते गया और बहाव होते गया तो इसी को हम लोग अलग अलग तरीक़ा से बोलते हैं। बहता जल मृदा को काटते हुए वाहिकाओं का निर्माण अर्थात नली का निर्माण करती है, अवनलिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है। यही अवनलिकाएँ भूमि जो नली का निर्माण कर देती है अर्थात उसी में बह जाती है, मृदा भी बह जाती है, तो वह भूमि जोतने योग्य नहीं होता है, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। और यही उत्खात भूमि को हम लोग चंबल बेसिन में खड़ भूमि भी कहते हैं। अब ऊपरी मृदा जल के साथ अगर घुल गया है तो और घुल कर बह गया है तो उसे हम लोग उसे चादर कहते हैं या चादर कहा जाता है। ये था मृदा में। मृदा अपरदन हम बताएं कि कैसे हुआ, इसे नोट कर लीजिए। मृदा अपरदन कैसे? अपरदन और मृदा संरक्षण। मृदा अपरदन किससे? जल से, हिमनद से, पवन से, कृषि का कार्य से,
खनन से पशुचारण से, ये सब से मृदा अपरदन। मृदा संरक्षण कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीढ़ीदार नुमा खेती। हिमालय में उपस्थित खेत को सीढ़ीदार नुमा खेती करना। पहला, अगर हम मृदा को संरक्षण करें तो हिमालय में उपस्थित क्या है, सीढ़ीदार नुमा खेती करेंगे। हल सही तरीके से चलाना, इसे हम लोग सोपान भी बोलते हैं। हल को सही तरीके से चलाना। आगे है, हल को सही तरीके से हम चला दिए, अब क्या करेंगे, तो हम लोग एक शब्द को हम लोग देखे थे, जो पवन क्या कर रही थी, तो पेड़ पौधे को जब हम लोग लगाए थे, पेड़ पौधे को हम लोग लगाए थे, तो इसमें हवा को रोक दे रही थी। अर्थात कहने का अर्थ है रक्षक मेखला बनाना। अगर रक्षक मेखला हम लोग बनाते हैं तो हवाओं के साथ आने वाली जो मिट्टी है वह पेड़ पौधे रोक देती है, और रोकने के बावजूद वहाँ पर मृदा अपरदन कम हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग मृदा के अपरदन को संरक्षण कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं कि जो हम लोग मृदा को अपरदन को संरक्षित कर सकते हैं। हम लोग खुद पठारी इलाका में सीढ़ीदार नुमा खेती करते हैं, और सीढ़ीदार नुमा खेती करने के बावजूद वहाँ पर मृदा का संरक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आज का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। अगले दिन हम अगला चैप्टर को लेकर आएंगे। अगर जहाँ भी चीज़ें समझ में नहीं आई होगी वो वीडियो को पुनः लगातार देखें। उम्मीद है कि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, जो अगला अध्याय को लेकर आएंगे। और वह जो अगला अध्याय होगा वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो अगला अध्याय हम पढ़ाएंगे वह कहने का अर्थ है कि इतना इम्पोर्टेंट वह अध्याय है, इतना इम्पोर्टेंट कि वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछते हैं। इसीलिए उसे भी ज़रूर देखें। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।